किरण, यह जरूरी है। बहुत जरूरी। क्या तुम किसी तरह मिस्टर वर्मा का फ़ोन नंबर पा सकती हो? प्रिया ने अभिषेक का संपर्क मिटा दिया था। उसने ऑनलाइन ग्रुप भी छोड़ दिया था, इसलिए अब वह सिर्फ किरण से ही संपर्क कर सकती थी। दूसरी तरफ से आवाज़ साफ तौर पर नींद से अभी भी सुस्त थी। कौन? अभिषेक, अगर तुम नींद में चल रही हो तो वापस सो जाओ। मेरे पास समझाने का समय नहीं है। ये वाकई ज़रूरी है। प्रोजेक्ट पार्टनर के सुपरवाइजर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके देश छोड़ दिया था। वह उसे सिर्फ अपने साथ दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए वापस आने के लिए नहीं कह सकती थी। किरण ने उसकी गंभीरता को भांप लिया, बिस्तर पर उठकर बैठ गई और बोली, मुझे उसका नंबर नहीं मिल सकता, लेकिन तुम उसे उसके कमरे में जाकर ढूंढ सकती हो, है ना? ठीक है। प्रिया ने जल्दी से फ़ोन रख दिया, कपड़े का एक बेतरतीब टुकड़ा पहना और होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट की ओर भाग गई। हालांकि जब वह उस मंजिल पर पहुंची तो उसे सीईओ के सचिव ने लिफ्ट से बाहर ही रोक दिया। नमस्ते, मुझे मिस्टर वर्मा से मिलना है। सचिव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और सख्ती से पूछा, क्या तुम्हारा कोई अपॉइंटमेंट है? नहीं, सचिव ने सीधा जवाब दिया। तो कृपया चले जाओ। क्या तुम नियमों में थोड़ा बदलाव नहीं कर सकती? बस मेरे लिए एक संदेश दे दो। उसे बताओ कि प्रिया को उससे तुरंत मिलने की ज़रूरत है, वह निश्चित रूप से मुझसे मिलना चाहेगा। लेकिन सचिव ने उसकी दलील को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। जैसे ही प्रिया हार मान रही थी, स्विच से एक गहरी आवाज़ आई, उसे अंदर आने दो। अभिषेक की आवाज़ सुनकर सचिव ने आखिरकार उसे अंदर आने दिया। प्रिया ने सावधानी से स्विच का दरवाज़ा खोला और देखा कि अभिषेक अभी भी अपने गहरे रंग के रेशमी लिबादे में खिड़की के पास ब्लैक कॉफ़ी का प्याला लिए खड़ा था और बीच बीच में उसे पी रहा था। जब उसकी नज़र उस पर पड़ी तो प्रिया ने अजीब तरह से अपने होंठ खींचे। मिस्टर वर्मा, क्या आपको उस दिन कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला था? किस दिन? अभिषेक ने भौहें उठाईं और उसकी ओर बढ़ा। आप किस दिन की बात कर रहे हैं? उसने जो दबाव डाला वह बहुत ज्यादा था, जिससे प्रिया सहज रूप से पीछे हट गई। उसे पता था कि अभिषेक जानबूझकर ऐसा कर रहा है। विषय बदलने से कोई मदद नहीं मिलेगी, इसलिए उसने बस सब कुछ बता दिया। मिस्टर वर्मा, मैंने उस रात गलत व्यक्ति को मैसेज भेजा था। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं आज सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेने आया हूँ। प्रिया, मुझे एक पत्नी चाहिए। उसने अचानक उसे बीच में टोका, इसलिए प्रिया पहले तो कुछ समझ नहीं पाई। क्या? मैंने कहा था मुझसे शादी करो। अभिषेक उसके करीब गया और उसकी आंखें उसके स्तब्ध चेहरे पर टिक गईं। इसके बारे में सोचो। उसने यह बात सहजता से कही, जैसे कि वह मौसम के बारे में बात कर रहा हो, लेकिन अभिषेक के कानों में ऐसा लगा जैसे वह मतिभ्रम कर रही हो। उसे जवाब देने में थोड़ा समय लगा। वर्मा, आपको मेरा परीक्षण करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिया बेवकूफ़ नहीं थी। अगर अभिषेक को पत्नी की ज़रूरत होती तो उसे करने के लिए महिलाओं की कतार लग जाती। निश्चित रूप से वह नहीं होनी चाहिए। तो ये देखने के लिए एक परीक्षण होना चाहिए था कि क्या उसके पास सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ने की महत्वाकांक्षी मंशा है। अभिषेक ने उसे अनदेखा किया और आगे बढ़ गया। तुम्हारी माँ अस्पताल में है न? मैं उसे सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढने में मदद कर सकता हूँ, जिसमें उसके सभी खर्चे शामिल हैं। अगर तुम सहमत हो तो हम कल पंजीकरण करा सकते हैं। वह बहुत गंभीर था और उसके सुंदर चेहरे के भाव से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रहा था। क्यों? मैंने तुमसे कहा था मुझे एक पत्नी की ज़रूरत है। और तुम क्यों हो? अभिषेक ने रुककर कहा। मुझे लगता है कि तुम सबसे उपयुक्त हो। वर्मा, प्रिया ने जवाब देने से पहले कुछ सेकंड तक सोचा। मेरा एक बॉयफ्रेंड है। वह इस तरह की किस्मत पर यकीन नहीं करती थी। उसे अपनी जिंदगी में कभी ऐसा सौभाग्य नहीं मिला था और वह अब इस पर यकीन करने की योजना नहीं बना रही थी। चाहे वह उसे और परखने की कोशिश कर रहा था या किसी कारण से उसे वाकई एक पत्नी की ज़रूरत थी, उसे उसके साथ खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बॉयफ्रेंड होने के बारे में एक साधारण झूठ से उसकी सारी समस्याएं हल हो जानी चाहिए। ये सुनकर अभिषेक के होंठ कस गए और उसकी नज़रें गहरी हो गईं। क्या ऐसा है? मैं वर्मा से झूठ क्यों बोलूँगी? इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, प्रिया ने थोड़ा झुककर कहा, मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूँगी, तो क्या तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो? ज़रूर। अभिषेक ने ठंडे स्वर में सिर हिलाया, उसे और अधिक समय तक रोकने की कोशिश नहीं की। उसने बस इतना कहा कि अनुबंध उसके सचिव के पास है और स्वीट का दरवाज़ा बंद कर दिया। प्रिया अनुबंध लेकर जल्दी से चली गई। काश कि अभी जो बातचीत हुई थी वह उसकी कल्पना की उपज होती। अभिषेक उससे शादी करना चाहता था। क्या मजाक है? अनुबंध मिलने के बाद प्रिया सीधे अन्ना के पास नहीं गई। इसके बजाय वह श्री प्रदीप के पास गई। वह बहुत लंबे समय से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, इसलिए अचानक पीछे हटना समझदारी नहीं होगी। बेशक वह जानती थी कि एक नेता के रूप में श्री प्रदीप की गरिमा को बचाने की ज़रूरत थी। इसलिए भले ही उसे गलत लगा हो, उसे अपनी नौकरी की खातिर माफ़ी मांगनी होगी। जैसे ही श्री प्रदीप ने प्रिया को देखा, उसका चेहरा उतर गया। क्या बात है? माफ़ करना श्री प्रदीप, मैंने कल आपको नाराज़ कर दिया।
मैंने इसके बारे में सोचा और मैं वास्तव में गलत थी। प्रिया मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। लेकिन मैं हमेशा से ही सिनोसिक्सिस एंटरप्राइजेस परियोजना का प्रभारी रहा हूँ। मुझे डर है कि अगर मैं अचानक इसे अन्ना को सौंप दूंगा तो कुछ चूक हो सकती हैं जो इस परियोजना को प्रभावित कर सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अनदेखा कर देंगे और मुझे एक और मौका देंगे। उसने खुद को विनम्र किया और ईमानदारी से श्री प्रदीप को जल्दबाजी में काम न करने की सलाह दी। हार्मनी वेंचर्स के मुद्दे ने पहले ही उच्च अधिकारियों को परेशान कर दिया था। अगर सिनोसिक्सिस एंटरप्राइजेस के साथ कोई समस्या होती तो सिर्फ उसे ही नहीं, प्रिया को नौकरी से निकाला जाता। कुछ सोचने के बाद श्री प्रदीप ने उसे तिरछी नज़र से देखा। तो तुम कह रही हो कि तुम सिनोसिक्सिस एंटरप्राइजेस परियोजना के लिए अपरिहार्य हो? ओह नहीं, मैं बस इतना चाहता हूं कि सिनोसिक्सिस एंटरप्राइजेस परियोजना सुचारू रूप से चले। अनुबंध को देखो, मैंने अंततः कीमत को उच्चतम बिंदु पर लाने के लिए कई बार दूसरे पक्ष के साथ बातचीत की है। मुझे यकीन है कि तुम समझती हो कि इसके लिए कितना प्रयास करना पड़ा। श्री प्रदीप ने अनुबंध को स्कैन किया और वास्तव में प्रिया ने अपेक्षा से अधिक कीमत पर बातचीत की थी। उसने अपना गला साफ किया और अपनी भौहें सिकुड़ी। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। तुमने कल देखा कि श्री वर्मा पूरी कंपनी को कितनी सख्ती से नियंत्रित करते हैं। अगर साइनोसिक्सिस एंटरप्राइजेस के साथ कोई समस्या है तो तुम अपना बैग पैक कर लो। उसे नर्म पड़ते देख प्रिया ने आखिरकार राहत की सांस ली। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। धन्यवाद श्री प्रदीप। होटल के कोने के आसपास एक लंबा आदमी ठंडे भाव से अपने हाथ में सिगरेट बुझाते हुए अपनी नजरें हटा रहा था। पास में खड़े जेफरी टनर ने शरारती अंदाज में मुस्कराते हुए कहा, वाह, वह काफी खूबसूरत है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम जैसे देवता भी उस पर फिदा हो गए। चिंता मत करो, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। मेरे लिए एक महिला को पाना मुश्किल नहीं है। बस एक शब्द कहो और मैं गारंटी देता हूं कि वह आज रात तुम्हारे बिस्तर पर होगी। पूरी तरह से विनम्र। अभिषेक चुपचाप खड़ा रहा, आधे अंधेरे में डूबा हुआ। चूंकि उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए जेफरी और भी उत्साहित हो गया। उसके जैसी छोटी सी कर्मचारी के लिए मुझे बल प्रयोग करने की भी जरूरत नहीं है। बस थोड़ी सी धमकी और वह मेरे हाथों की कठपुतली बन जाएगी। अगर तुमने उस पर उंगली भी उठाई तो घर वापस आने की जहमत मत उठाना। आखिरकार मामला शांत हो गया और प्रिया अपना बैग पैक करने के लिए अपने कमरे में चली गई। शुक्र है कि यह व्यापारिक यात्रा काटने से ज्यादा भौंकने वाली थी और वह सिर्फ श्री प्रदीप के गुस्से का जिक्र नहीं कर रही थी। प्रिया ने अभिषेक के चेहरे को अपने दिमाग से निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अचानक टेबल पर रखा उसका फ़ोन लगातार बजने लगा। वह जल्दी से वहां गई और जैसे ही उसने अस्पताल का नंबर देखा, उसका दिल बैठ गया। यहाँ तक कि उत्तर बटन दबाने वाला उसका हाथ भी अनजाने में कांप रहा था। क्या ये सुश्री सांचेज हैं? आपकी माँ को अभी दिल का दौरा पड़ा है। हालत गंभीर है। उन्हें आपातकालीन कक्ष में ले जाया गया है। आपको यहाँ जल्द से जल्द आना चाहिए। प्रिया चुप हो गई। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वह मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। लेकिन उसके पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। कुछ सेकंड के बाद उसने तुरंत अपनी उड़ान बदल दी। विमान में चढ़ने से पहले उसे किरण से श्री प्रदीप को यह समझाने के लिए कहना याद नहीं आया। जब तक प्रिया दिल्ली शहर वापस पहुंची तब तक लगभग अंधेरा हो चुका था। उसने अस्पताल के लिए टैक्सी ली। उसकी मां को अभी अभी ER से ICU में स्थानांतरित किया गया था। बिस्तर पर अपनी मां का पीला चेहरा देखकर प्रिया ने अपने आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन वे उसके गाल से फिसलकर अस्पताल के सफ़ेद कंबल पर गिर पड़े। मत रो, बेला ने कमजोरी से अपनी आंखें खोलीं। उसने अपनी बेटी के आंसू पोंछने की भी कोशिश की, लेकिन उसके पास उसका हाथ पकड़ने की भी ताकत नहीं थी। प्रिया ने जल्दी से अपना चेहरा पोंछा और मुस्कुराने की कोशिश की। माँ, मैं रो नहीं रही हूँ। मेरी आंख में कुछ चला गया है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है और किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बेला ने सिर हिलाया। जल्द ही उसका प्राथमिक डॉक्टर आया और प्रिया को बुलाया। डॉक्टर ओलिवर, मेरी माँ को अचानक दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है? क्या तुमने नहीं कहा कि वह स्थिर है? हमने वह सब कुछ किया जो हम कर सकते थे। उसकी बीमारी हमेशा से ही बढ़ती रही है। डॉक्टर ओलिवर ने आह भरी। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? अगर उसकी जल्द ही सर्जरी नहीं हुई तो आज जैसी स्थिति बार बार होगी। तुम्हें तैयार रहना होगा। ये सुनकर प्रिया ने तुरंत पूछा, अभी सर्जरी में कितना खर्च आएगा? तुम्हें 1 मिलियन तैयार रखना चाहिए। सर्जरी हो जाने के बाद आगे का इलाज इतना जरूरी नहीं है। डॉक्टर के लिए 1 मिलियन कहना आसान था, लेकिन प्रिया के लिए इसे पाने में सालों लग जाएंगे। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम इस बारे में सोचो। ये कहकर डॉक्टर चले गए। प्रिया कीटाणुनाशक की गंध से भरे खाली गलियारे में अकेली खड़ी थी। वह काफी देर तक वहीं खड़ी रही। जब किरण ने फ़ोन किया तो वह अभी भी उसी जगह खड़ी थी। तुम्हारी माँ कैसी हैं? डॉक्टर ने कहा है कि अगर उसकी सर्जरी नहीं हुई तो मुझे तैयार रहना चाहिए।
प्रिया ने अपनी मुट्ठी भींची, खुद को बोलने के लिए मजबूर किया। किरण, क्या तुम्हारे पास मुझे उधार देने के लिए कुछ अतिरिक्त पैसे हैं? इन वर्षों में, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, उसने कभी किसी से पैसे उधार नहीं लिए। लेकिन इस बार उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने जो भी पैसा कमाया वह अपनी माँ की जिंदगी बढ़ाने में खर्च कर दिया। हाँ, मेरे पास 2 लाख हैं, मैं इसे अभी तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूंगी। किरण ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत हामी भर दी। मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजो। डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी में 1 मिलियन का खर्च आएगा। किरण, क्या मैं इस बार अपनी माँ को खो दूंगी? प्रिया दीवार के सहारे झुक गई और धीरे धीरे नीचे खिसक गई। मैं 1 मिलियन नहीं जुटा सकती, मैं वाकई नहीं जुटा सकती। दूसरी तरफ किरण भी बेचैन थी। अभी हार मत मानो, कोई और रास्ता भी होगा, कोई और रास्ता। प्रिया अचानक से स्तब्ध रह गई। उसने सोचा कि अभिषेक ने उससे क्या कहा था। उसने कहा कि वह उसकी माँ के मेडिकल बिलों का भुगतान कर सकता है और उसे सबसे अच्छा डॉक्टर भी ढूंढ सकता है। अब उसके पास यही एकमात्र विकल्प था। प्रिया पागलों की तरह अपने मिडिल स्कूल के सहपाठियों के फ़ोन नंबर ढूंढने लगी। शुक्र है, उसे एक मिल गया और उसने उससे विनती की कि वह उसे फिर से व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दे। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि जब वह ग्रुप से बाहर निकली तो अभिषेक भी ग्रुप से बाहर हो गया। क्या अब कोई अभिषेक से संपर्क कर सकता है? उसने जल्दी से ग्रुप में एक संदेश भेजा, इस बात की परवाह किए बिना कि उसके बाद क्या गपशप हो सकती है। जल्द ही उसके सहपाठी मेसन ने जवाब दिया, क्या वह पहले ग्रुप में नहीं था? मैंने उसे कुछ दिन पहले ही देखा था। वह क्यों चला गया? क्या उसका चले जाना सामान्य बात नहीं है? वह अब वर्मा कॉर्पोरेशन का सीईओ है। उसका जीवन हमसे बहुत अलग है, उसके पास हम आम लोगों से बात करने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, सुनो, तुम कितनी खिन्न हो रही हो। समूह चैट विषय से भटकने लगी और प्रिया का संदेश जल्द ही दब गया। जैसे ही वह किसी दूसरे प्लान के बारे में सोच रही थी, समूह में किसी ने उसका जिक्र किया। प्रिया, मेरे पास अभिषेक का फ़ोन नंबर है। हालांकि मैंने उससे सालों से संपर्क नहीं किया है, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि उसने अपना नंबर बदला है या नहीं। पिछली बार जब उसने मुझे समूह में जोड़ने के लिए कहा था तो मैंने उसे सहेज लिया था। ये संदेश उनके मिडिल स्कूल के कक्षा अध्यक्ष का था। उसने तुरंत उसे निजी संदेश में नंबर भेजा। प्रिया ने नंबर ऐसे डायल किया जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो, लेकिन उसे सिर्फ एक ठंडी महिला आवाज़ मिली। हेलो, आपने जो नंबर डायल किया है वह अभी उपलब्ध नहीं है। यह आवाज़ उसके चेहरे पर ठंडे पानी की बाल्टी के छींटे की तरह थी, जिसने उसे तुरंत जगा दिया। उसने व्हाट्सएप समूह भी छोड़ दिया। वह क्या कर रही थी? क्या वह अभिषेक को गंभीरता से ले रही थी? उसके पास कोई था जिससे वह प्यार करता था। शायद उसने उसे इसलिए प्रपोज किया क्योंकि उसका अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया था। वह उन दोनों के बीच की बड़ी खाई को कैसे भूल सकती थी? अब वह उसे देख भी नहीं सकती थी और उसने वास्तव में कल्पना की कि उसे अस्वीकार करने के बाद भी वह उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाएगा। उसने फ़ोन रख दिया और वापस आईसीयू में चली गई। उसकी माँ इतनी शांत थी कि वह डर गई। उसे नहीं पता था कि वह सो रही है या बेहोश है। उसके पीछे डॉक्टर ने बेला के डेटा की जांच की और प्रिया से फुसफुसाया, क्या तुमने फैसला कर लिया है? क्या हम सर्जरी करने जा रहे हैं? डॉक्टर, क्या मैं अस्पताल को किश्तों में पैसे दे सकता हूँ? प्रिया की आवाज़ सूखी थी, क्योंकि उसने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया या पिया था। उसके होंठ फटे हुए थे और खून बह रहा था। वह थोड़ी गंदी लग रही थी। यह असंभव है। डॉक्टर, ओलिवर असहाय थे। मैं वास्तव में मदद करना चाहता हूं, लेकिन आपकी मां की स्थिति और इस तथ्य को देखते हुए कि आप दोनों के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, अस्पताल पहले ऑपरेशन करने के लिए सहमत नहीं होगा। आपको समझना होगा। इस उत्तर ने प्रिया को आश्चर्यचकित नहीं किया। उसके पास वास्तव में कुछ भी नहीं था। आपको कुछ खाने के लिए जाना चाहिए। मैं उसे यहाँ कुछ देर तक देखूंगा। तुम्हारी माँ को आज रात आईसीयू में रहना होगा। अगर तुम पहले गिर गए तो कोई फायदा नहीं होगा। प्रिया ने सिर हिलाया और उसे धन्यवाद दिया, लेकिन वह कैसे खा सकती थी? उसने सिर्फ मिनरल वाटर की एक बोतल खरीदी। जब वह अपने फ़ोन से भुगतान कर रही थी तो उसे उस नंबर से जवाब मिला जिस पर उसने पहले कॉल किया था। यह अभिषेक था। उसने तुरंत कॉल उठाया। वर्मा, नमस्ते, ये कौन है? लेकिन दूसरी तरफ से आवाज़ अभिषेक की नहीं थी। ये कॉल का जवाब देने वाला उसका सहायक था। प्रिया को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की। मैं प्रिया शर्मा हूँ, वर्मा की सहपाठी। क्या तुम उन्हें कोई संदेश भेज सकती हो? मैं चाहती हूँ कि वे मुझे वापस कॉल करें। ठीक है, शर्मा। क्या कोई और बात है? नहीं, शुक्रिया। फ़ोन रखने के बाद उसे अचानक अपनी माँ की इमारत से छलांग लगाने की वजह से समझ में आया। जब आप अप्रत्याशित घटनाओं के कारण किसी कोने में फंस जाते हैं तो आपको बस हार मानने का मन करता है। अस्पताल में बहुत ठंड थी। सुबह सुबह प्रिया मरीज की कुर्सी पर अचानक जाग गई। उसे एहसास हुआ कि वह बहुत थक गई थी और सो गई थी। उसने अपनी सो रही माँ को देखा और उसे लिटाया। उसका फ़ोन किरण के संदेशों से भरा हुआ था।
प्रिया, चिंता मत करो, मैंने पहले ही अपने माता पिता को फ़ोन कर दिया है। वे तुम्हें और 200 के उधार देने के लिए सहमत हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे पास 400 के होंगे। हम इसे थोड़ा थोड़ा करके जोड़ेंगे। कल कुछ और दोस्तों से संपर्क करेंगे, हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। मुझे डराओ मत, जवाब दो। प्रिया, कोई बेवकूफ़ी मत करो। प्रिया, तुम कहाँ हो? मैं दिल्ली शहर में हूँ और पैसे लेने के लिए अपने माता पिता के घर जा रहा हूँ। हमने अब तक 450 के जुटा लिए हैं। प्रिया ने किरण को वापस बुलाने के लिए जल्दी से आईसीयू छोड़ दिया। तुम मुझे मौत के घाट उतारने वाली थी, तुम्हें पता है। मुझे माफ़ करना, मैं आईसीयू में था इसलिए मेरा फ़ोन साइलेंट था। निराश मत हो, किसने कहा कि कोई उम्मीद नहीं है? याद रखो, अगर पैसे से समस्या हल हो सकती है तो यह कोई समस्या नहीं है। जैसे ही प्रिया जवाब देने वाली थी, उसने अपनी आंख के कोने से देखा कि अस्पताल के लंबे गलियारे के दूसरी तरफ एक लंबा व्यक्ति दिखाई दे रहा है। ऐसा लगा जैसे कोई देवता उतर आया हो। उसके कान में किरण पुकार रही थी, हेलो प्रिया, हेलो, मैं तुम्हें क्यों नहीं सुन पा रहा हूँ। वह आदमी उसके पास आया, अपना कोट उतारकर कमज़ोर प्रिया को पहना दिया। रात में ठंड है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। उसकी आवाज़ हमेशा की तरह ठंडी थी और उसकी गहरी आंखें उस पर केंद्रित थीं। प्रिया को एक पल लगा कि वह निराशा के कारण मतिभ्रम कर रही है। कौन है? हेलो प्रिया, किरण अभी भी दूसरी तरफ से बात कर रही थी। प्रिया ने जल्दी से किरण से कहा कि उसे कुछ काम है और फ़ोन काट दिया। तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया? उसने जल्दी से अपने सूखे होंठों को गीला किया, सहज रूप से अपने बालों को सहलाया। हाँ, मैंने बुलाया, मुझे तुमसे मिलना था। लेकिन जब बात आई तो प्रिया को एहसास हुआ कि उसे नहीं पता कि क्या कहना है। दूसरी ओर अभिषेक कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर बोला, क्या तुमने अपना मन बना लिया है? बिना किसी हिचकिचाहट के प्रिया ने सिर हिलाया। मैं तुमसे शादी करूंगी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। क्या तुम मेरी माँ की मदद कर सकती हो? उसने प्रिया को पहले कभी इतना परेशान नहीं देखा था। उसके होठों के कोने पर एक मुस्कुराहट उभरी, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया। तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में क्या? प्रिया चुप हो गई। मैं तीसरा पहिया नहीं बनूंगी। बेहतर होगा कि तुम पहले उससे रिश्ता तोड़ लो। सहज रूप से प्रिया कहना चाहती थी कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसने पहले जानबूझकर उसे अस्वीकार कर दिया था? अगर उसने अब अपना मन बदल लिया तो क्या अभिषेक को नहीं लगेगा कि वह उसके साथ खेल रही है? इसलिए थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद उसने बस सिर हिला दिया। मैं अभी उससे रिश्ता तोड़ दूंगी। 6109 विंग डब्ल्यू। ठीक है, देर हो चुकी है। हम कल सुबह अपना विवाह लाइसेंस प्राप्त करेंगे। ऐसा लग रहा था कि चीज़ें जल्दी ही बढ़ गई थीं, लेकिन अभी के लिए उसका वचन कानून था। वह कौन थी जो आपत्ति जताती? अभिषेक के कपड़े पहने हुए वह उसके तंबाकू की हल्की सी खुशबू महसूस कर सकती थी। यह अजीब तरह से सुकून देने वाला था। शायद इसलिए क्योंकि पहले का तनाव कम हो गया था, लेकिन सबसे बेवक्त उसके पेट में गर्जना शुरू हो गया। वह इतनी शर्मिंदा थी कि वह अपना सिर भी नहीं उठा पा रही थी। तुमने खाना नहीं खाया? मैंने खाया है। वह बहुत शर्मिंदा थी और बातचीत जारी नहीं रखना चाहती थी। अभिषेक ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी घड़ी पर नज़र डाली और कहा, मैंने तुम्हारी माँ को वीआईपी कमरे में रखने की व्यवस्था की है। उनके साथ एक नर्स है। जब वह उठेगी तो डॉक्टर तुम्हें सूचित करेगा। अभी के लिए मेरे साथ चलो। प्रिया हैरान रह गई। हम कहाँ जा रहे हैं? खाने के लिए। मैंने वाकई खाया है। वह मुस्कुराया। उसका हमेशा अलग और सुंदर चेहरा थोड़ा नर्म पड़ गया। बस मेरा साथ देना। प्रिया ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। उसने सिर हिलाया। ठीक है। उसने अभिषेक को मुड़ते और आगे बढ़ते देखा। उसके पीछे चलने से पहले वह एक पल के लिए झिझकी। क्या इसका मतलब यह था कि उसे शुगर डैडी मिल गया था? तो ऐसा ही महसूस होता है जब कोई समर्थक होता है। जैसे ही अभिषेक अपनी कार में बैठा, प्रिया ने अपना सिर नीचे किया, अपने जूतों को घूरती रही जब तक कि उसे अपने बगल में बैठे आदमी की स्थिर सांसें सुनाई नहीं दी। फिर उसने सावधानी से अपनी नज़र उस पर घुमाई। वह थका हुआ लग रहा था। वह अपनी सीट पर पीछे की ओर झुक गया और सो गया। कार के बाहर से कभी कभार आने वाली रोशनी उसकी मोटी पलकों और तीखी जबड़े की रेखा को अलग कर देती थी। नींद में भी वह डराने वाला लग रहा था। ये पहली बार नहीं था जब प्रिया ने उसे सोते हुए देखा था। उसे याद आया कि मिडिल स्कूल में वह हमेशा कक्षाओं के लिए देर से आती थी क्योंकि वह काम कर रही थी। एक सहानुभूतिपूर्ण शिक्षक उसे शाम की सेल्फ स्टडी के बाद मुफ्त ट्यूशन देता था। उस दौरान उसका डेस्कमेट अभिषेक भी सेल्फ स्टडी के बाद पीछे रह जाता था, अज्ञात कारणों से। लेकिन उसके विपरीत वह बस सोता था, अपने घर जाने के लिए सवारी का इंतजार करता था। प्रिया को अभिषेक की उस समय की यादें धुंधली सी याद आ रही थीं। वह हमेशा अपनी स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे बास्केटबॉल यूनिफॉर्म पहने रहता था। वह एक खूबसूरत लड़का था जिसमें जवानी का जोश था।
वह न केवल दिखने में अच्छा और लंबा था, बल्कि वह स्कूल का सबसे अच्छा छात्र भी था। उसे अनगिनत प्रेम पत्र मिले, कुछ तो गलती से उसे भेज दिए गए थे। किसने सोचा होगा कि इतने उतार चढ़ाव के बाद वह अभिषेक से जुड़ जाएगी। वे अगले दिन अपनी शादी का पंजीकरण भी कराने की योजना बना रहे थे। बेशक प्रिया जानती थी कि इस शादी का प्यार से कोई लेना देना नहीं है। वह उसके लिए बस एक ढाल थी, या ऐसा ही कुछ। वे दिल्ली शहर की सबसे व्यस्त सड़क से गुजरे और आखिरकार एक मामूली दिखने वाले रेस्तरां के सामने रुके। अभिषेक ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, जिससे प्रिया ने तुरंत अपनी नज़रें हटा लीं। वह पहले कार से बाहर निकला और उसका फ़ोन बजने लगा। शायद ये काम से संबंधित था। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि उसे कार से बाहर निकलकर उसके पीछे जाना चाहिए या नहीं। उसने ऊपर देखा और अभिषेक के निजी सहायक की आंखों से मिली। सुश्री शर्मा, मैंने ही पहले आपका कॉल वापस किया था। उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट बिखेरी। आह, बहुत बहुत धन्यवाद। यह मेरा काम है। जब मैंने उन्हें बताया तो श्री वर्मा मीटिंग में थे। उन्होंने वापस कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए वे तुरंत अस्पताल पहुंच गए। प्रिया को सहायक की आंखों में चापलूसी की झलक दिखी। उसने अभिषेक के साथ उसके रिश्ते को गलत समझा होगा। शायद उसे लगा कि वह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत देर तक चुप रहने के बाद, जवाब न दे पाने की वजह से, प्रिया ने अजीब तरीके से कहा, हाँ, श्री वर्मा एक अच्छे आदमी हैं। प्रिया ने अभिषेक के कॉल खत्म होने तक बाहर इंतजार किया और फिर कार से उतरकर उनसे मिलने चली गई। यहाँ पुणे का खास व्यंजन मिलता है। उसकी आवाज़ ठंडी और गहरी थी, सेलो की तरह। ओह, प्रिया थोड़ी हैरान हुई। क्या इसका मतलब ये था कि अभिषेक को याद था कि वे मिडिल स्कूल के सहपाठी थे? या शायद उसे शुरू से ही पता था? अभिषेक के बगल में खड़ी प्रिया को असहज महसूस हुआ। वह बहुत ही शानदार कपड़े पहने हुए था, वह स्पष्ट रूप से एक सुनहरा लड़का था। और वह वहाँ थी, उसके चेहरे पर सहायक लिखा हुआ था। रेस्तरां में बैठते ही असहज महसूस करते हुए प्रिया को समझ में नहीं आया कि क्या करना है। वह संभवतः मिडिल स्कूल की यादें ताज़ा नहीं कर सकती थी, है न? दूसरी ओर अभिषेक अधिक सहज लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी ऐसे दोस्त के साथ हो जिसे वह हर दिन देखता था। उसने लापरवाही से अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर की और कुछ व्यंजन मंगवाए। सिनो सक्सेस एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट, क्या वह तुम ही थे जिसने इसे संभाला था? अचानक काम से संबंधित सवाल से चौंककर प्रिया ने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, वह मैं हूँ। क्या तुमने उनकी वित्तीय स्थिति का विस्तार से निरीक्षण किया है? अभिषेक थोड़ा पीछे झुका, उसका इंतजार करते हुए। हाँ, मैंने किया है। उनका वित्तीय डेटा सटीक है। मैंने जांच की है, कोई बनावटीपन नहीं है। जवाब। उसने पानी के गिलास से एक घूंट लेते हुए मुस्कुराया। प्रिया, सिर्फ इसलिए कि डेटा बनावटी नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि वित्तीय समस्याएं नहीं हैं। अभिषेक ने उसे एक दस्तावेज दिखाया तो वह दंग रह गई। सिनो सक्सेस एंटरप्राइजेस के पास सिर्फ 50 मिलियन की लिक्विड संपत्ति है, लेकिन उनके कमिटमेंट लेटर में कहा गया है कि उनके पास 80 मिलियन है। आपको क्या लगता है कि इस अंतर को कौन पूरा करेगा? प्रिया चुप हो गई। प्रोजेक्ट्स में जल्दबाजी मत करो। अभिषेक का लहजा उस समय से अलग था जब उसने श्री प्रदीप को डांटा था। ये लगभग पिता जैसा था। प्रिया ने अपने होंठ काटे, अपनी लापरवाही पर पछतावा और अभिषेक की योग्यता की प्रशंसा दोनों महसूस करते हुए। उसने अभी अभी सबमिट किए गए प्रोजेक्ट में समस्या को इतनी जल्दी पहचान लिया था। इस तरह की चर्चा के बाद उसकी भूख पूरी तरह से खत्म हो गई। वह बस ऑफिस लौटना चाहती थी और साइनो सक्सेस एंटरप्राइजेस पर और अधिक विस्तृत जांच पड़ताल करना चाहती थी। शायद उसकी मंशा को देखते हुए अभिषेक ने कुछ नए परोसे गए व्यंजन उसके कटोरे में डाल दिए। अपना खाना खत्म करो, हमारे पास पूरी रात है। पूरी रात? प्रिया ने आश्चर्य से ऊपर देखा। क्या मैं तुम्हारे साथ रात बिताऊं? अभिषेक ने भौहें उठाईं। इससे कल सुबह रजिस्ट्रेशन के लिए समय बच जाएगा। मेरा मतलब यह नहीं था। उसने टेबल के नीचे अपनी मुट्ठियां भींच लीं, सीधे पूछने की हिम्मत जुटाई। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या हमें साथ रहना होगा? क्या उसे वाकई उसके साथ बिस्तर साझा करना होगा? नहीं तो? अभिषेक के इस जवाब से ऐसा लगा कि उसने वाकई बेवकूफ़ी भरा सवाल पूछा है। अपनी मां को बचाने के लिए उसे न केवल एक बेहतरीन डॉक्टर को लाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, बल्कि उसे बहुत ज़्यादा मेडिकल फीस भी देनी पड़ी। ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा पाने के बारे में नहीं हो सकता था। जैसा कि किरण ने कहा, फेन सरल प्राणी थे। वह बहुत भोली थी। क्या कोई समस्या है? नहीं। अच्छा, ज़्यादा खाओ। अभिषेक के कोमल लहजे और जिस तरह से उसने उसे खाना परोसा, उससे ऐसा लगा कि वे जल्द ही शादी करने वाले जोड़े हैं। पूरे खाने के दौरान प्रिया को भूख नहीं लगी। उसका दिल भारी था, खासकर अभिषेक के घर जाते समय। जैसे जैसे वे गंतव्य के करीब पहुंचते गए, वह उतनी ही घबराती गई। अभिषेक ने उसकी तरफ नहीं देखा। इसके बजाय उसने चुपचाप अपने सहायक को काम से जुड़े कुछ मामलों के बारे में निर्देश दिए। और फिर उसने सहजता से कहा, ओह, और अपने रास्ते में कॉन्डोम के कुछ डिब्बे ले लेना। न सिर्फ प्रिया, बल्कि सहायक भी हैरान रह गया।
इतने सालों तक मिस्टर वर्मा के साथ काम करने के बाद उनके जीवन में कभी कोई महिला शामिल नहीं हुई थी। अब वह अपने सहायक से उस तरह का सामान खरीदने के लिए कह रहे थे। सबको पता था कि क्या चल रहा था। ठीक है मिस्टर वर्मा। ये बातचीत सुनकर प्रिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन अभिषेक के सामने वह शर्मीली और संकोची नहीं बन सकती थी। इसलिए उसने शांत होने का नाटक किया और खिड़की से बाहर देखने लगी। उसने इस बारे में सोच विचार किया था और वह अभिषेक के प्रस्ताव पर स्वेच्छा से सहमत हो गई थी। अगर वह शर्मीली बनी रहती तो यह उसे और भी बुरा लगता। इसके अलावा जब पूरी दौलत और ताकत हो तो मुश्किल से मिलने का नाटक करने का क्या मतलब था। साफ शब्दों में कहें तो यह आपसी सहमति थी। वह पैसे दे रहा था और मेहनत भी कर रहा था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात अभिषेक को खुश रखना था। इस तरह कम से कम उसे अपनी मां के मेडिकल बिलों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी कुछ समय के लिए, और वह अभिषेक से काम के बारे में बहुत कुछ सीख सकती थी। हालांकि वह जितनी भी खुले विचारों वाली थी, जब वह नहाने के बाद बिस्तर पर लेट गई और नाइट गाउन पहन लिया तो वह घबरा गई। जब अभिषेक ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय वीडियो कॉन्फ्रेंस खत्म की और बेडरूम में लौटा तो उसने ये नज़ारा देखा। वह बिस्तर के एक तरफ बड़े करीने से लेटी हुई थी। उसने नाइट गाउन पहन रखा था। चूंकि यह बहुत बड़ा था, इसलिए ढीले कपड़े से उसकी गोरी त्वचा और उसकी लंबी सीधी टांगें मुश्किल से ढक पा रही थीं। अगर वह कहता कि उसके मन में कोई गंदे विचार नहीं है तो वह झूठ बोल रहा होगा, लेकिन उसने खुद को इसमें शामिल नहीं होने का फैसला किया। कम से कम आज रात तो नहीं। प्रिया, हाँ, मैंने साइनोसिक्सिस एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट के सभी समस्याग्रस्त हिस्सों को घेर लिया है। अगर तुम्हें समझ में ना आए तो कल मुझसे पूछ लेना। अभी सो जाओ। प्रिया ने पलकें झपकाईं। क्या तुम नहीं जा रही हो? आज रात नहीं। वह दूसरी तरफ से बिस्तर पर आया और अपनी बाँह उसकी पतली कमर पर रख दी। मैं थक गया हूँ, लाइट बंद कर दो। प्रिया को लगा कि उस रात उसके साथ उसे अनिद्रा होगी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह अगली सुबह 7 बजे तक सोती रही। नींद भरी आंखें खोलने के बाद और अपरिचित छत को देखने के बाद वह जल्दी से उठ बैठी। उसने सहज रूप से उस तरफ देखा जहां तकिए में केवल एक गड्ढा ही साबित कर रहा था कि कल रात वहां कोई सोया था। प्रिया जल्दी से फ्रेश हुई और बेडरूम से बाहर चली गई। तभी उसने अभिषेक के घर को करीब से देखा। घर पुणे शहर के सबसे आलीशान इलाकों में से एक में स्थित था, जिसमें 3 तरफ फर्श से छत तक खिड़कियां थीं, जो किसी भी कोण से अविश्वसनीय दृश्य प्रस्तुत करती थीं। उसने सोचा कि वह टीवी शो की तरह एक शीर्ष लग्जरी घर देखेगी जो पूरी तरह से सोने और विलासिता से भरा हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि घर बहुत ही साधारण था। ये काले, सफ़ेद और भूरे रंग से बना था और इसमें एक विशाल लिविंग रूम था जो ठंडे एकांत का एहसास देता था। अच्छा, इसके बारे में सोचने के बाद क्या ये ठंडे और अलग थलग रहने वाले अभिषेक की तरह नहीं था? डाइनिंग रूम में हल्की सुगंध फैली हुई थी। प्रिया को लगा कि नौकर नाश्ता बना रहे हैं, लेकिन जब वह वहां गई तो उसने अभिषेक को रसोई में पाया। वह खाना बना रहा था। उसके कदमों की आहट सुनकर अभिषेक ने उसकी तरफ देखा। दलिया तैयार है, तुम इसे परोस सकती हो। प्रिया ने आश्चर्य से सिर हिलाया। वह अभी भी सदमे से उबर नहीं पाई थी। अभिषेक ने अनुमान लगाया कि वह क्या सोच रही थी। मुझे अपने घर में नौकरों सहित अन्य लोग पसंद नहीं हैं। वह अजीब तरह से हंसी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खाना बनाओगी। प्रिया को सुखद आश्चर्य हुआ। मी वर्मा से संपर्क करना उतना मुश्किल नहीं था जितना उसने सोचा था। खैर, निजी तौर पर कम से कम। लेकिन वह अपनी ड्यूटी के बारे में नहीं भूली। उसने एक पल सोचा और कहा, लगता है मैं कल नाश्ते की ड्यूटी पर रहूंगी, है न? शुगर डैडी कब से खुद को परोस रहे हैं? अभिषेक ने हल्के से ठहाका लगाया। उसने गहरे रंग का लबादा पहना हुआ था, आराम से आलसी दिख रहा था। वह चला गया और डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए एक कुर्सी खींची। इतना औपचारिक मत बनो प्रिय। आज हमारे पंजीकरण के बाद तुम आधिकारिक तौर पर मेरी पत्नी हो जाओगी। कम से कम कानून की नज़र में तो। चूंकि वह इतना स्पष्ट था, इसलिए उसने इधर उधर की बातें करना बंद कर दिया। तो मिस्टर वर्मा, यह अनुबंध विवाह कितने समय तक चलेगा? शायद हमें लिखित में सौदा पक्का कर लेना चाहिए। तुम क्या सोचते हो? आखिरकार ये सब व्यापार के बारे में था और उसे अपने लिए एक समय सीमा तय करनी थी। अगर अभिषेक ने कहा कि उनकी मां को लंबे समय तक साथ रहने की ज़रूरत है तो उसे इस पर विचार करना होगा। पुरुषों का एक स्वर्णिम युग था जो काफ़ी समय तक चलता था। जब समय आया और अभिषेक को तलाक की ज़रूरत पड़ी, तब भी वह एक हॉट बैचलर होगा। लेकिन उसके लिए यह एक आपदा होगी। कौन एक बूढ़ी, तलाकशुदा महिला चाहेगा? अभिषेक, जो एक कांटा और चाकू पकड़े हुए था, एक पल के लिए रुक गया। ऐसा लग रहा था कि वह सवाल पर विचार कर रहा था। आखिरकार उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं अपने सहायक से एक अनुबंध का मसौदा तैयार करवाऊंगा। चलो पहले 1 साल के लिए हस्ताक्षर करते हैं। अच्छा लगता है। प्रिया ने आखिरकार थोड़ा आराम किया और अभिषेक के दलिया का स्वाद चखा। ये वाकई बहुत स्वादिष्ट था।
नाश्ते के बाद वह और अभिषेक अपनी शादी का पंजीकरण करवाने गए। हस्ताक्षर करने और अपनी उंगलियों के निशान छोड़ने के बाद वह आधिकारिक तौर पर श्रीमती वर्मा बन गईं। पूरी प्रक्रिया में आधे घंटे से भी कम समय लगा। मैं अपनी सहायक से तुम्हें तुम्हारी मां को देखने के लिए अस्पताल ले जाने को कहूँगा। काम के बाद तुम सीधे मेरे घर आ सकते हो। अभिषेक, जो पहले से ही अपने सूट में था, अपने अलग थलग सीईओ के व्यवहार में वापस आ गया। उसके लहजे में बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। प्रिया ने सिर हिलाया और सहायक के साथ चली गई। उनके जाने के कुछ देर बाद एक और काली मेबैक धीरे धीरे अभिषेक के बगल में आकर रुकी। पीछे की सीट पर कार की खिड़की खुली, जिससे जेफरी का शैतान सा सुंदर चेहरा दिखाई दिया। कभी कभी मैं वास्तव में तुम्हें समझ नहीं पाता यार। तुम अपनी भावनाओं को कबूल किए बिना ही उसके साथ शादी का पंजीकरण करके इतना बड़ा जोखिम उठा रहे हो। तुम्हारा खेल क्या है? अभिषेक ने उसे ठंडी नज़र से देखा, कार का दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। उसकी आवाज़ ठंडी थी जब उसने कहा, उसके मन में अभी भी मेरे लिए कोई भावनाएं नहीं हैं। तो जेफरी की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारे माता पिता को इस गुप्त विवाह के बारे में पता चल गया तो क्या परिणाम होंगे, है न? क्या वह इसके लायक है? अगर तुम उन्हें नहीं बताओगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा। जेफरी की नज़र में अगर कोई महिला उसे पसंद नहीं आती तो वह उसे बस मार देता और छोड़ देता। अगर वह वास्तव में उससे प्यार करता तो वह उसे कुछ और समय के लिए अपने पास रख सकता था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अभिषेक एक मामूली सहायक के लिए इतनी दूर क्यों जा सकता है। तुम बस अपना सिर रेत में दबा रहे हो। जेफरी ने अविश्वास में अपनी आंखें घुमाईं। ईमानदारी से, मैं ये देखने के लिए काफ़ी उत्सुक हूं कि यह कहानी कैसे समाप्त होती है। क्या होगा अगर यह छोटी सहायक तुम्हारे लिए कभी भावनाएं विकसित नहीं करती? तुम क्या करोगे? अभिषेक ने उसे अनदेखा किया और काम करने के लिए अपना लैपटॉप खोला। वह इन बातों को रात तक टाल नहीं सकता था। आज रात उनकी आधिकारिक शादी की रात थी और उसका हमेशा उदार परोपकारी बने रहने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही कार स्टार्ट हुई, जेफरी को अचानक कुछ याद आया और उसने अभिषेक के कंधे पर हाथ रखा। ओह, वैसे हीद अगले हफ्ते वापस आ रही है। हमें सभी को एक साथ मिलकर बातचीत करनी चाहिए। क्या तुमने उसे ट्विटर पर देखा है? वह बिल्कुल शानदार है। जेफरी उत्साहित था, लेकिन अभिषेक ने ऊपर देखा तक नहीं। हम अगले हफ्ते इस बारे में बात करेंगे। अरे, वह सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए वापस आ रही है यार। तुम बहुत ही निर्दयी हो। वहां तक पहुंचने के दौरान जेफरी बचपन से लेकर वयस्कता तक की अपनी यादों के बारे में बात करना बंद नहीं करता था, लेकिन अभिषेक के कानों तक ये सब कुछ नहीं पहुंचा। एक बार जब वे कंपनी में पहुंचे तो उसने जेफरी को अलविदा कहने की भी जहमत नहीं उठाई और सीधे सीईओ की निजी लिफ्ट में चढ़ गया। श्री वर्मा, एनएनपी एंटरप्राइजेस के खिलाफ उल्लंघन के मुकदमे के बारे में क्या आपको और वकील जुटाने की ज़रूरत है? सचिव ने दरवाज़ा खटखटाया और संयोग से कुछ दस्तावेज लेकर अंदर आ गया। मैंने सुना है कि उनके पास कोई बड़ा वकील है। अभिषेक ने अपने सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे को ठीक किया। वह बेफिक्र था और उसने दस्तावेज के नीचे अपना नाम लिखा। चिंता मत करो, जब सुश्री हीथर वापस आ जाएंगी तो हम उन्हें सभी कानूनी मामले संभालने देंगे। सुश्री हीथर वापस हेड ऑफिस आ रही हैं। ये सुनते ही सचिव की पिछली चिंता हवा में धुएं की तरह गायब हो गई। ये बहुत बढ़िया है, अब तो हमने ये मुकदमा अपने हाथ में ले लिया है। वह अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था। पिछले कुछ सालों में वर्मा कॉर्पोरेशन पर जो भी बड़ा मुकदमा चला उसे आसानी से निपटाया गया, बशर्ते हीथर उनकी बचाव पक्ष की वकील हों। जैसे ही सचिव राहत महसूस करते हुए जाने वाले थे, अभिषेक ने उन्हें रोक दिया। बाहर जाते समय कुछ फल और सप्लीमेंट्स ले लो और उन्हें सिटी हॉस्पिटल के कमरे V1 में भेज दो। जरूर, श्री वर्मा।